गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने पिछली क्लास में जो बीएससी सेकेंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपन बात कर रहे थे, उसमें अपनी यूनिट सेकंड चल रही थी। उसमें अपन ने पढ़ा था कि वर्नर थ्योरी ने प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता के बारे में बताया। अब उन प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकताओं के लिए जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया, अर्थात अपन ने वर्नर थ्योरी का जो वर्नर सिद्धांत था उसका प्रायोगिक सत्यापन देखा था। इसके बाद में अपन ने बोला था कि जो वीबीटी सिद्धांत है, वीबीटी सिद्धांत संकुल यौगिकों के अंदर उनकी ज्यामिति और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की व्याख्या कैसे करता है, उसके बारे में अपने को आज पढ़ना है। तो देखिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में क्वेश्चन बनता है आपसे। आपका क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जो एग्जाम्स है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको दो कॉम्प्लेक्स दे दिए जाएंगे और उन संकुल यौगिकों के अंदर आपको चुंबकीय प्रकृति का आइडेंटिफिकेशन करना है कि कौन सा संकुल यौगिक आपका चुंबकीय गुण रखता है, अर्थात कौन सा संकुल यौगिक आपका अनुचुंबकीय होगा और कौन सा संकुल यौगिक आपका प्रतिचुंबकीय होगा। क्लियर? ठीक है, तो देख लीजिए। तो देखिए, आपका क्वेश्चन बनता है कि जैसे कोई संकुल यौगिक आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, 2 बार रिपीट है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? देख लीजिए। आपको निकिल का संकुल यौगिक दे रखा है, एग्जामिनर ने क्या दे रखा है, देखिए। उन्होंने बोला है कि निम्न को समझाइए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निकिल के साथ कोई संकुल यौगिक दे रखा है इन्होंने NiCl4 -2। NiCl4 -2 अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय है, जबकि NiCl4 -2 प्रतिचुंबकीय होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। क्यों? ये आपको समझाना है कि क्यों निकिल टेट्राक्लोरो निकिल सेकेंड आपका अनुचुंबकीय है, जबकि टेट्रासाइनो निकिल सेकेंड आपका प्रतिचुंबकीय है। क्यों है, किसके अनुसार बता सकते हो आप? वीबीटी के अनुसार। इसको आसानी से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन आपका अनुचुंबकीय है या कौन पैरामैग्नेटिक है या कौन आपका डायमैग्नेटिक है। क्लियर? तो देख लीजिए कौन पैरामैग्नेटिक होगा और कौन डायमैग्नेटिक होगा। तो देखो, जब भी आपको चुंबकीय प्रवृत्ति निकालनी है तब आपको वीबीटी के अकॉर्डिंग इनको एक्सप्लेन करना है। वीबीटी में आप ऑर्बिटल संकुल यौगिकों के डी इलेक्ट्रॉन्स का रिप्रेजेंटेशन मेंशन करते हो, जो आप बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़कर आए थे, उसी की अपन आज बात करेंगे। वहाँ पे आपने मेटल्स के अंदर या एस ब्लॉक के एलिमेंट्स थे उनके आप बारे में बात की थी। यहाँ पे अपन कॉम्प्लेक्स के अंदर इनकी शेप भी देखेंगे और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको चुंबकीय गुण पता करने के लिए इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आना चाहिए। साथ ही आपको डी ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग है वो भी पता होनी चाहिए कि इसका वीबीटी के अनुसार अपन इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। एक बार देख लीजिए। देखो, निकिल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है निकिल का? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो देखो, 3D at 4s2 क्या होता है? 3D at 4s2 किसका? निकिल का कॉन्फ़िगरेशन कितने नंबर पे आता है?
आपका 28 नंबर पे निकिल आता है। और अपन वैसे मेंशन करें टोटली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका आपका ये रहेगा। देखिए 18 नंबर पे आपकी इनर्ट गैस आती है आर्गन 3D 8 4s2, ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया किसका, आपके निकिल का। ठीक है, तो देखो निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये हो गया। तो सबसे पहले अपने को निकिल के ऊपर चार्ज पता होना चाहिए कि निकिल के ऊपर ऑक्सीजन अवस्था में, सॉरी जो निकिल धातु है आपकी उसका ऑक्सीजन अंक कितना होगा, उसके ऊपर आवेश का मान कितना होगा। तो आवेश का मान कैलकुलेट कैसे करोगे, इसके लिए आपको उस धातु का ऑक्सीजन अंक निकालना आना चाहिए। और ऑक्सीजन अंक कैसे निकालते हैं मैंने पहले भी बताया है, पहले की क्लासों में भी बताया है। एक बार और देख लीजिए कैसे निकालेंगे। जैसे आपका निकिल है NiCN4- 2, ये कंपाउंड है। आपको निकिल का ऑक्सीजन अंक निकालना है। तो देखिए जिस धातु का ऑक्सीजन अंक निकालेंगे अपन उसको क्या कर देंगे, यानी आपको निकिल धातु के ऊपर कितना चार्ज है वो निकालना है कि +1 है, +2 है या +3 है। तो देखिए जिस भी धातु का आपको ऑक्सीजन अंक निकालना है या जिस भी धातु पर आपको चार्ज निकालना है उसको अपन x मान लेंगे। तो मैंने निकिल को x मान लिया, ठीक है, प्लस हो गया आपका पॉजिटिव प्लस। अब जो क्लोरीन है उस क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है वो चार्ज कितना होता है, तो देखिए आपके क्लोरीन एटम पे चार्ज होता है आपका -1, कितना होता है -1 होता है। तो -1 चार्ज है तो अपन क्या करेंगे -1। क्लोरीन एटम्स की संख्या कितनी है, क्लोरीन एटम्स की संख्या कितनी है 4 है, तो अपन 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमेशा जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर इस ब्रैकेट के ऊपर जो आपका चार्ज होता है उसको अपन =-2 लिखते हैं, -2 के रूप में अपन मेंशन करते हैं। तो इसको सोल्व कर लीजिए, x निकल के क्या आया -4, सोल्व करने पर -2, ठीक है। तो आपका चार्ज क्या निकल के आएगा, इस -4 को मैं इक्वल के इधर लेके जाऊंगा तो किस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस के 4 में चेंज हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, x -2, ये रहा, ये इधर गया, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4। तो x क्या हो जाएगा +2। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। तो जो +2 आ रहा है ये निकिल की ऑक्सीजन अवस्था को प्रदर्शित करता है या निकिल के ऊपर चार्ज को प्रदर्शित करता है कि धातु के ऊपर +2 चार्ज है। तो कैलकुलेट कर लोगे, क्लियर है, ठीक है। तो देखिए अब आगे बात करते हैं। तो उतार लिया, मिटाएं इसको, ठीक है। तो +2 चार्ज है किसके ऊपर, निकिल के ऊपर। आगे देखिए क्या करेंगे, तो d ऑर्बिटल्स में अभी नॉर्मल अवस्था में इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 है। तो निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन मेंशन करें किसके अंदर, d ऑर्बिटल्स के अंदर। तो क्या होगा, d कक्षक के d ऑर्बिटल्स के अंदर टोटल आपके 5 d कक्षक होते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है। अब d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 8 थे। मैं 8 को फिल कर रहा हूँ। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे सभी ऑर्बिटल्स के अंदर, 1 2 3 4 5 और आपके 6 7 और ये 8। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ये कौन सा ऑर्बिटल है आपका, 3d ऑर्बिटल, ठीक है। 4s में कितने थे, 4s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, दोनों फिल कर दिए। कौन सा ऑर्बिटल है, 4 ऑर्बिटल है, सॉरी 4s ऑर्बिटल है। आगे आपका कौन सा ऑर्बिटल आ जाएगा, 4p ऑर्बिटल आएगा। क्लियर है यहाँ तक, कौन सा ऑर्बिटल आएगा, 4p ऑर्बिटल आएगा, ठीक है। ये तो हो गया निकिल का न्यूट्रल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी निकिल पे जब कोई चार्ज नहीं था उस अवस्था में आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये होगा। आई बात समझ में। अब देखिए आगे, अब अपन बोल रहे हैं कि निकिल के ऊपर क्या था, +2 चार्ज था।
तो निकिल प्लस 2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वो भी देख लीजिए। देखिए ये Na+2 हो गया, निकिल प्लस 2, निकिल प्लस 2, यहाँ पे ये निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, अभी है निकिल प्लस 2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, निकिल प्लस 2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए क्या होगा, क्या होगा, +2 है तो सबसे पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल के गए, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकल के गए, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके 4s ऑर्बिटल से निकल के गए। तो 4s ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो आपका 4s क्या हो जाएगा 0, यानी s ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है आपके। तो क्या लिखूंगा मैं इसको, 18 आर्गन, 18 नंबर पे आपके आर्गन गैस है, साथ में है आपका 3d 8 4s 0। आई बात समझ में। इसकी इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग भी करेंगे अपन किसके अंदर, d ऑर्बिटल्स के अंदर। तो देखिए भाई 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 4s क्या हो गया 0 में कन्वर्ट हो गया, सीधी सी बात है, क्लियर। तो देखिए ये हो गया आपका ऑर्बिटल d ऑर्बिटल, d में कितने कक्षक बनेंगे 5 कक्षक बनेंगे, ये 5 कक्षक हो गए। 4s में क्या थे 0 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो अपने को इलेक्ट्रॉन्स फील ही नहीं करने, किसमें किसमें नहीं करने, इसके 4s ऑर्बिटल में। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मेंशन करने हैं, केवल और केवल अपने को d ऑर्बिटल्स में ही इलेक्ट्रॉन्स मेंशन करने हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है d में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यहाँ पे क्या है 0, ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये 3d, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और आगे वाला कौन सा है आपका 4s, और ये हो गया आपका 4p। 4p में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ऑब्वियसली, तो आपका ये वैकेंट ही रहेगा, क्लियर है। अब देखो निकिल प्लस 2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख लिया अपन ने, नॉर्मल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख लिया। अब क्या देखना है, अब जो क्लोरीन लिगेंड है, क्लोरीन परमाणु है, वो क्या कर रहा है, निकिल को एटम्स दे, सॉरी निकिल धातु को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। जब इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अपन कैसे मेंशन करेंगे, देख लीजिए, इसी को भी देख लीजिए। तो देखो ये आपके, अब यहाँ पे क्या लिखूं मैं, निकिल धातु का या निकिल प्लस 2 का कैसे लिख सकते हो आप, निकिल का क्लोरीन परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, निकिल प्लस 2 ही लिखो। देखिए क्या होगा, यहाँ पे मैं 3d ऑर्बिटल मेंशन कर रहा हूँ, 1 2 3 और ये आपका 4, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स थे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यहाँ पे है आपका 4s, यहाँ पर है आपका 4p, ये लो, क्लियर है। अब देखिए क्लोरीन परमाणु क्या करेगा, क्लोरीन लिगेंड है जो क्या करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा किसको, मेटल्स के वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स कहाँ दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे एयर विद इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे आपको ये ऑर्बिटल्स ही वैकेंट दिख रहे हैं। तो Cl परमाणु इन ऑर्बिटल्स में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स डालेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्लोरीन एटम जुड़ जाएगा। यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स डाल रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, कौन, क्लोरीन लिगेंड, आपका क्लोरीन परमाणु इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, ठीक है। ये 4 क्लोरीन परमाणु थे, चारों क्लोरीन परमाणु इन वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग कर रहे हैं, मतलब अपना लोन पे डोनेट कर रहे हैं। आई बात समझ में। तो कौन कौन से ऑर्बिटल्स, 3 p ऑर्बिटल्स में कर रहे हैं और एक s ऑर्बिटल्स में कर रहे हैं, क्लियर है। तो देखिए क्या हो जाएगा,
ये तो हो जाएगा इसका समीकरण क्या, sp3, 3 p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल। कौन सा था ये, 4s था, ये 4p था। 3d काम में नहीं आ रहे क्योंकि वेकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है, तो आपका क्लोरीन एटम्स वेकेंट ऑर्बिटल्स में अपने इलेक्ट्रॉन्स युग्म का डोनेशन नहीं करेगा। सॉरी, जो फील ऑर्बिटल्स है उनमें आपके जो क्लोरीन परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन नहीं करेगा। लिगेंड कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन करता है, मेटल्स के वेकेंट ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण क्या हो जाएगा, sp2। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन आपका ये था कि निकिल धातु सॉरी NiCl4 आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो अनुचुंबकीय होता है, क्यों? तो देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 2 है, यानी 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है। तो इन 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति के कारण यह जो संकुल यौगिक है वो आपका अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। आई बात समझ में? क्या होगा, अनुचुंबकीय, यानी पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। तो चुंबकीय प्रवृत्ति समझ में आ गई, कौन अनुचुंबकीय क्यों होगा। तो आपका आंसर क्या होगा कि NiCl4 जो आपका कॉम्प्लेक्स है उसमें d ऑर्बिटल्स में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स है और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होने के कारण यह अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। क्लियर है ये मेरी बात? ठीक है, आई बात समझ में? तो नेचर क्या हो जाएगा इसका, अनुचुंबकीय, बिकॉज 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स इसके पास उपस्थित है। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका, हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका क्या, sp3। नेचर क्या हो गया, नेचर हो गया क्या, पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय। और देखिए अनुचुंबकीय हो गया। इसके अलावा एक चीज और देख लीजिए, इसकी शेप की बात करते हैं, शेप। तो देखिए शेप भी कभी कभी पूछ लेता है, क्या कारण है कि, क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या कारण है कि ये आपकी चतुष्फल की ज्यामिति शो करता है जबकि ये सॉरी ये टेट्राहेड्रल ज्यामिति, हाँ चतुष्फल की बात वही है, ये टेट्राहेड्रल ज्यामिति शो करता है जबकि ये वर्ग समतलीय स्पाइरल प्लेनर ज्यामिति शो करता है, क्यों? वो भी आपका आंसर यहीं से निकल के आएगा। तो sp3 सॉरी sp2 लिखा है यहाँ पे, sp3 कर लेना इसको। तो sp दिख नहीं रहा नीचे, देख लीजिए इसका समीकरण क्या होगा, sp3। अभी भी नहीं दिखा, तो देखो ये समीकरण जो निकल के आएगा, एक बार देख लीजिए, यहाँ लिख देता हूँ, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन परमाणु। तो इन तीनों ऑर्बिटल से मिलकर बना हुआ है, 3 p ऑर्बिटल्स काउंट हो रहे हैं, एक s ऑर्बिटल आ रहा है, तो आपका समीकरण होगा sp3। sp3 दिख रहा है, तो sp3 समीकरण हो गया। अब देखिए sp3 समीकरण में अपनी जो शेप है, ज्यामिति है, वो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फल की होती है। तो चतुष्फल की कैसी ज्यामिति होती है, उसको कैसे अपन डिनोट करते हैं, तो देख लीजिए इसकी, अगर अपन मैं नॉर्मली स्ट्रक्चर बना के आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, तो ये आपके चतुष्फल के नेचर का होगा। ये निकिल होगी, ये क्लोरीन है, ऐसे मान लो, जैसे निकिल धातु है, यहाँ पे ये ठीक है, ये क्लोरीन एटम्स उपस्थित है। ठीक है, ऐसे थोड़ा देख लेना टेट्राहेड्रल की शेप कैसी होती है, उस हिसाब से इसकी शेप होती है। ठीक है, तो ये चतुष्फल की ज्यामिति का होगा, जबकि ये वर्ग समतलीय का होगा, क्यों? स्क्वायर प्लेनर इसकी ज्यामिति होती है किसी निकिल साइनाइड कॉम्प्लेक्स की। अब इसकी अनुचुंबकीय नेचर का तो आपको पता चल गया। अब देख लेते हैं कि वो प्रतिचुंबकीय कैसे होता है, तो करें स्टार्ट। तो देखिए तो देखो अब बात कर रहे हैं अपन किसकी, टेट्रासाइनो निकिल सेकेंड आपका जो कॉम्प्लेक्स है उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है,
तो देख लीजिए, तो देखिए जो आपका सेकंड कॉम्प्लेक्स है NiCN का होल फॉर -2, यहाँ पर निकल का नॉर्मल अवस्था में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगा, तो जिसकी फिलिंग अपन वैसे ही करेंगे जैसे पहले वाले कॉम्प्लेक्स में किए थे। 1 2 3 4 5 आपका ये 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए हैं मैंने, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका s ऑर्बिटल कौन सा 4s, ये 3d, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 4p आपका क्या रहेगा वेकेंट रहेगा, क्या रहेगा खाली रहेगा, ठीक है। ये है आपका 4p। अब देखिए निकल पे जो चार्ज है वो तो आपका क्या रहेगा +2 ही रहेगा, अपन ने गलत मिटा दिया, उसी के साथ कर लेते तो भी सही रहता। तो देखिए Na+2 का क्या रहेगा, Na+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देख लीजिए, Na+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, s ऑर्बिटल से वही 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो आपका s ऑर्बिटल से क्या हो जाएगा खाली रह जाएगा। तो d में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो कितने होंगे 2 4 6 2 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और आपका 4s क्या हो गया खाली हो गया। ये आपका 3d है, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 8 इलेक्ट्रॉन, 4s में क्या है 0 है। ये आपका 4p हो गया, 4p भी क्या है वेकेंट है, खाली है, ठीक है। तो देखिए कहने का मतलब ये है, अब साइनाइड के साथ अपन क्या कराएंगे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कराएंगे, यानी साइनाइड लिगेंड की उपस्थिति में निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे Na+2 का निकल+2 का साइनाइड की उपस्थिति में, साइनाइड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए यह आपका d ऑर्बिटल कौन सा 3d 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए रीजन क्या है, इस चीज को समझिए। यहाँ पे देखिए जो d ऑर्बिटल है आपका 3d है, जो d ऑर्बिटल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स है 8 इलेक्ट्रॉन्स। किसकी उपस्थिति में अपन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करवा रहे हैं साइनाइड की उपस्थिति में, ठीक है। तो देखिए साइनाइड की उपस्थिति में क्या होगा, साइनाइड एक क्या है, आपको मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई थी पिछली क्लास में, पहले वाली क्लास में आप देख लेना जहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा रखी है। तो वहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या बोला था कि उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपके जो लिगेंड्स है उनको अपन ने कठोरता और मृदुता ये बोल सकते हैं, कठोर हार्डनेस और सॉफ्टनेस, ठीक है। हार्डनेस और सॉफ्टनेस के आधार पर अपन ने क्या कर रखा है, उनको डिवाइड कर रखा है, ठीक है। किसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर, कि कौन सा लिगेंड्स है कितना ज्यादा कठोर होगा और कौन सा लिगेंड कितना ज्यादा मृदु होगा या सॉफ्ट होगा। तो कठोरता के क्रम में व्यवस्थित किया गया है उनको। तो उस श्रेणी में जो साइनाइड लिगेंड आता है, उस श्रेणी में जो साइनाइड लिगेंड्स आता है, वह साइनाइड लिगेंड आपका हार्ड लिगेंड्स होता है। क्या कि साइनाइड आपका क्या है, कठोर लिगेंड है, कठोर लिगेंड है। तो कठोर लिगेंड्स होने की वजह से ये क्या करेगा, जो d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर देगा, पेयरिंग कर देगा, उन इलेक्ट्रॉन्स का क्या कर देगा, युग्मन कर देगा, ठीक है। कैसे कर देगा देख लीजिए। इस साइनाइड की उपस्थिति से क्या होगा, जो d ऑर्बिटल्स में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित थे वह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, युग्मित हो जाएंगे, यानी यह इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। तो क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 4s में तो क्या थे, 4s में तो इलेक्ट्रॉन्स थे ही नहीं, तो 4s तो क्या है वेकेंट है, और आपका 4p भी क्या है खाली है।
आई बात समझ में? तो क्या हुआ ये दिख रहा है आपको साफ साफ कि साइनाइड प्रबल क्रिस्टल फील्ड का होने के कारण, प्रबल लिगेंड होने के कारण या प्रबल क्रिस्टल क्षेत्र का होने की वजह से डी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स का क्या कर देता है, युग्मन कर देता है, जिसकी वजह से आपके पास डी ऑर्बिटल्स के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचते हैं। अगर इसके पास डी ऑर्बिटल्स में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचेंगे तो आपका जो ये कॉम्प्लेक्स है साइनाइड का, वो कॉम्प्लेक्स कैसे नेचर का होगा, वो कॉम्प्लेक्स आपका प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा। चुंबकीय प्रकृति किस पे डिपेंड करती है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पे ही डिपेंड करती है। ये आपको अच्छे से पता है, और नहीं पता तो पता रख लेना। क्या? जिसके अंदर जितने ज्यादा, यानी जिस कंपाउंड के अंदर जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होंगे वह कंपाउंड उतना ही अधिक अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा, और जिस कंपाउंड के अंदर जितने कम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होंगे या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 0 होगी तो वह कंपाउंड उतना ही अधिक आपका प्रतिचुंबकीय नेचर का होगा। जिसके अंदर वापस से देख लेना कि जिसके अंदर जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होंगे वह कंपाउंड उतना ही ज्यादा अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। क्लियर? और जिस कंपाउंड के अंदर जितने कम आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स नहीं है या उनकी संख्या 0 है, वह कंपाउंड उतना ही अधिक प्रतिचुंबकीय होगा। तो यहाँ पे आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या दिख रही है क्या? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या यहाँ पे? नहीं है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने की वजह से ये क्या कैसे नेचर का होगा? प्रतिचुंबकीय। तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो एग्जाम में, अलग अलग कॉम्प्लेक्स देकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जामिनर बहुत क्वेश्चन पूछता है, क्या कर देगा, यहाँ पे दूसरा कॉम्प्लेक्स ले लेगा, वहां पे दूसरा ले लेगा और पूछ लेगा कि इनके अंदर कौन सा कंपाउंड आपका प्रतिचुंबकीय है, कौन सा अनुचुंबकीय है। आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब देख लीजिए, इसका संकरण भी देख लेते हैं जब इतनी बात करेंगे तो देखिए लिगेंड्स क्या है आपका? साइनाइड है। अब साइनाइड लिगेंड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स युग्म का डोनेशन करेगा। इलेक्ट्रॉन्स युग्म देगा, किसको देगा? मेटल को देगा। कहां देगा? वैकेंट डी ऑर्बिटल में देगा या वैकेंट ऑर्बिटल्स में देगा, यानी खाली कक्ष में ही तो लिगेंड्स क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन करता है। तो वैकेंट ऑर्बिटल कहां दिख रही है? कहां दिख रहे हैं आपको? खाली कक्ष, ये रही आपकी खाली ऑर्बिटल। तो इनमें क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करेगा? दान करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म देगा और उपसंयोजक बंध के साथ मेटल से जुड़ा हुआ रहेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे मैं क्या कर दूं? साइनाइड लिख देता हूं। यह आपका साइनाइड आ गया, ये साइनाइड हो गया, ये साइनाइड, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स युग्म हो गए। ठीक है, क्लियर? कितने मॉलिक्यूल थे साइनाइड के? 4 मॉलिक्यूल थे। तो देखो, क्लियर? बॉन्ड बना लिया इन्होंने, सॉरी ये आपका साइनाइड। ठीक है, तो संकरण क्या हो जाएगा इसका? संकरण में कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे? संकरण वही तो होता है, संकरण के अंदर जितने कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं वही उसका संकरण हो जाता है। तो यहाँ पे डी कक्षक पार्टिसिपेट कर रहा है तो संकरण में डी कक्षक आपका काम में आ रहा है। ठीक है, इसके साथ में एक ऐसा आ रहा है, ऐसा आ गया। पी कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, तो 2 पी आ गए। तो संकरण क्या हो जाएगा इसका? DsP2। क्या हो जाएगा? DsP2। क्लियर है? अब DsP2 वाले संकरण युक्त संकुल यौगिकों की जो ज्यामिति होती है वो कैसी होती है? वो ज्यामिति होती है आपकी वर्ग समतलीय। क्या होती है? वर्ग समतलीय, स्क्वायर प्लेनर ज्यामिति होती है। किसकी? तो ज्यामिति की बात करें तो जैसे ये आपकी निकिल धातु है, यहाँ पे ये साइनाइड है, ये सी है, ये सी है, ये आपका सी है, और कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या है? प्लस का 2 है, वो तो आप देख लेना। देखो ये बॉन्ड बराबर होते हैं भाई, प्लेनर स्ट्रक्चर में सभी बॉन्ड बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका साइनाइड है।
ठीक है, निकल पे चार्ज क्या है, +2 है। अब देखिए ये इसकी वर्ग समतलीय संरचना होती है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या आएगा आपका, +2 रहेगा। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्लेनर स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे निकल लगा हुआ है, वर्ग समतलीय स्क्वायर प्लेनर, तो इसके अंदर जस्ट एक ही प्लेन में सारे एटम्स अरेंज है, यानी जो आपका सेंटर में निकल एटम अरेंज है उसके जस्ट इधर इधर राइट लेफ्ट आगे पीछे सारे एक ही प्लेन में आपके साइनाइड लिगेंड्स क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। तो ये तो इसकी हो जाएगी क्या, स्क्वायर प्लेनर से आपका संकरण क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, क्या DsP2 ज्यामिति हो गई वर्ग समतलीय, और प्रकृति इसका नेचर क्या हो जाएगा आपका प्रतिचुंबकीय। क्यों, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 0 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं बच रहे हैं। क्लियर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। पहला क्वेश्चन आपका क्लियर है, इसका आंसर क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपका कि क्यों आपका निकल क्लोराइड का कॉम्प्लेक्स आपका अनुचुंबकीय होता है और निकल साइनाइड का कॉम्प्लेक्स आपका प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, हो गया क्लियर। चलो आगे देखिए, एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि आपको ऑक्सीजन अंक निकालना तो आ गया, ऑक्सीजन संख्या धातु को निकालना तो आ गई, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि ऑक्सीजन अंक को परिभाषित कीजिए। तो आप कैसे परिभाषित करोगे, तो देखिए ऑक्सीजन अंक को कैसे परिभाषित करेंगे अपन, तो देखिए, तो देखो केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है ये पता है, तो ऑक्सीजन अंक की जब परिभाषा पूछी जाती है तो आपको परिभाषा क्या लिखनी है कि जब केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों को, जुड़े हुए लिगेंड से जो आपके केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए रहते हैं, उन लिगेंडों को अलग करने पर जो धातु पर आवेश उत्पन्न होता है वही आपका क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। आई बात समझ में? क्लियर? वापस से बता रहा हूं, यदि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों को अपन पृथक करते हैं या केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों को अलग करने पर जो धातु पर चार्ज उत्पन्न होता है वह चार्ज ही आपका क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। क्लियर है? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और एग्जांपल के लिए आप एग्जांपल भी बता दो। जैसे मान लो आपका ये संकुल है, कौन सा संकुल है, जैसे कोई संकुल है, यहाँ पे अपन लिगेंड्स को अलग कर रहे हैं, लिगेंड्स को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन अंक निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? ऑक्सीकरण अंक। तो देखिए पहला आपका कॉम्प्लेक्स है, जैसे मान लो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है CO Cl4-2। तो देखिए मैंने लिगेंडों को अलग कर लिया, तो 4 क्लोरीन परमाणु थे आपके क्या हो गए, अलग हो गए। कितने परमाणु अलग हो गए? 4 क्लोरीन परमाणु आपके अलग हो गए। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन अंक निकल के आएगा वो आपका रहेगा सेकेंड। देखिए ऑक्सीजन अंक को रोमन संख्या में अपन रिप्रेजेंट करते हैं। कैलकुलेट करना आपको मैंने खूब बताया है, ये क्या है, Cl4 सॉरी, कैलकुलेट करना आपको मैंने खूब सिखाया, खूब बताया है। आप पिछली क्लास में भी देख सकते हो कि ऑक्सीजन अंक कैसे निकाल सकते हैं। ऐसे मान लो आपका कॉम्प्लेक्स है MnO4 और Mn के ऊपर है -1। तो देखिए अब अपन इसको सेपरेट करते हैं, इन लिगेंडों को अलग करते हैं, तो देखिए क्या होगा, आपके 4 ऑक्सीजन के अणु बाहर निकल गए और ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2। तो देखिए जो मेटल्स पे चार्ज निकल के आएगा वो आपका आएगा कितना, +7। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये होगा इसका ऑक्सीजन अंक। ऐसे ही मान लो आपका कोई कॉम्प्लेक्स है, मान लो साइनाइड के साथ, ठीक है। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ पे साइनाइड तो अलग हो गया आपका,
-1 चार्ज होता है साइनाइड पे। जो ऑक्सीजन अंक निकल के आएगा आपका वो होगा 3 होगा। तो समझ में आ गया होगा, यानी केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों को अलग करने पर जो धातु पे चार्ज बचता है वही उसका क्या कहलाता है, ऑक्सीजन अंक कहलाता है। क्लियर है? ठीक है, उतार लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में अपन जो आपके इस यूनिट से कुछ और भी क्वेश्चन अगर बचे हुए हैं वो देखेंगे, या फिर 1-2 क्वेश्चन आपके उनसे बने हुए और है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से, वो देखेंगे। और इसके बाद में इनके वैसे जनरली पूछ लिया जाता है कि कोई कॉम्प्लेक्स दे देगा आपको और उसका नामकरण करवाएगा, तो इनके जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के नामकरण है वो भी अपन देख लेंगे, उनसे भी एक आधा छोटा मोटा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद में अपन नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे।